नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु पेंशन भर्ती के लिए जो आपका टॉपिक दिया गया है, स्वस्थ एवं बीमार पशु की पहचान एवं उपचार, इसके संबंध में साथियों विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, तो इसमें हम आपको ये बता देते हैं कि हमने उसके 7 पॉइंट बनाए हैं। इन पर अपन इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है उस पशु का शारीरिक तापमान, श्वसन की गति क्या होगी, नाड़ी की गति क्या होगी, इसकी हमने क्या की है साथियों, एक तालिका बनाई है। तो साथियों ये जो पहला पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से साथियों कम से कम एक एमसीक्यू तो आपके आएगा ही आएगा। ठीक है। दूसरा है धमनियों का उल्लेख जिसके माध्यम से नाड़ी की गति ज्ञात की जा सके, इसकी भी साथियों हमने एक तालिका बनाई है। तीसरा है स्वस्थ एवं रोगी पशु के महत्वपूर्ण लक्षण जो होंगे वो कौन से होंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। चौथा है आहार में पाए जाने वाले जो विषैले पदार्थ होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पांचवा पॉइंट साथियों बीमारियों का वर्गीकरण। तो साथियों ये जो पांचवा पॉइंट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी एक एमसीक्यू आने की संभावना है। छठा पॉइंट है साथियों सामान्य दवाओं का विवरण, इसमें से भी साथियों एक एमसीक्यू आने की संभावना है। तो हमने जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उन सबको इसका समावेश किया है। सातवां है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इन सब पर साथियों एक एक करके अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले और साथियों मैं बता देता हूँ, आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप प्ले स्टोर से वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला है अपना जो पहला पॉइंट था वो था पशु के शारीरिक तापमान, श्वसन और नाड़ी की गति ज्ञात करें। साथियों आप एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में हमने साथियों यहाँ तो पशु लिखे हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा, सुअर, ये पशु हैं। अब इसमें साथियों एक तो औसत तापमान, क्रिटिकल तापमान, नाड़ी की गति और श्वसन गति, इसको इस प्रकार से हमने एक ही टेबल पे समावेश किया है। अब आपको मैं बताता हूँ, यदि आपको औसत तापमान याद हो जाएगा तो क्रिटिकल तापमान मैं आपको 2 मिनट में याद करा दूंगा, बहुत ही ईजी होगा। तो एक बार तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे कि आप एक याद होने के बाद बहुत जल्दी आप याद कर लेंगे। सबसे पहले अपन बात चर्चा करते हैं औसत तापमान की बात करते हैं। औसत तापमान को भी साथियों 2 भागों में बांटा गया, एक सेल्सियम, एक फ़ारेनहाइट। अब अपन पहले सेल्सियम की बात करेंगे। ठीक है, एक एक चलते हैं सेल्सियम पे। साथियों जब पूछा जाए गाय का सेल्सियम औसत तापमान कितना होगा, तब आपको बताना है 38.5 डिग्री सेल्सियम होगा। भैंस का कितना होगा, 38.5 डिग्री सेल्सियम। तो आपको ये ध्यान रखना साथियों, गाय और भैंस दोनों का सेम होता है, कितना, 38.5। ठीक है, हो गया माइंड में फिट। दूसरी चलते हैं अपन भेड़ पे चलते हैं साथियों। भेड़ में साथियों होता है 39.0 डिग्री सेल्सियम, कितना, 39.0 डिग्री सेल्सियम, अर्थात 1 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। तीसरा साथियों घोड़े की बात करते हैं अपन। घोड़ा होता है 38.0 डिग्री सेल्सियम। घोड़ा कितना होगा, 38.0 डिग्री सेल्सियम। और सुअर कितना हो रहा है, 39.5 डिग्री सेल्सियम। तो इसको साथियों आप बात कर सकते हो, कैसे याद करोगे, इसको याद करने का आप कर सकते हो, जिससे घोड़ा सबसे तेज़ होता है। ठीक है, तो जब सबसे तेज़ होता है तो इसका औसत सबसे पहले लिया अपन ने, तो कितना आप लो, सबसे 38.5 डिग्री सेल्सियम, इसको नोट कर लो, कितना घोड़े का। घोड़े के बाद में साथियों आप लो गाय और भैंस का लो। गाय भैंस क्या हुआ, इससे थोड़ी सी तेज़ चलती है, तो अपन 5 डिग्री सेल्सियम बढ़ा दिया इसको। ठीक है, 38.5 डिग्री सेल्सियम, इस प्रकार से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अब बचा कितना, अब बचा सुअर बचा, जिसको आप ले सकते हो साथियों 39.5 डिग्री सेल्सियम ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो आता है वो है फ़ारेनहाइट, कितना होता है। अब गाय का कितना होता है साथियों, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। गाय का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भैंस का भी होगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको साथियों 2 चीज़ ध्यान रखनी है, गाय और भैंस का दोनों का सेम होता है, दोनों का सेम होगा। गाय का 38.5 और भैंस का 38.5, और फ़ारेनहाइट 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरी चीज़ अपन चलते हैं भेड़ पे। भेड़ का होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना, 102। और घोड़े का कितना होता है साथियों, 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अपने को
फ़ारेनहाइट भी याद करो तो आपको घोड़े से शुरुआत करनी है। जैसे यहाँ घोड़े से की थी 38 से, तो यहाँ 100 से स्टार्ट हो रही है, तो 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से याद करोगे आप। अगला है सुअर। सुअर होता है साथियों 103.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि साथियों अगर आपको इसका औसत तापमान आपको आ गया समझ में, तो क्रिटिकल जो तापमान होता है वो आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। वो कैसे याद करोगे? सबसे पहले क्रिटिकल तापमान का जो होता है ना सेल्सियस तापमान, ये 1 डिग्री अधिक होता है। कितना? 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होगा? अधिक होगा। तो आप इसको कैसे याद करेंगे साथियों? देखो गाय में कितना था 38.5, तो 1 डिग्री कितना बढ़ गया? 39.5। और भैंस का 38.5, तो 1 डिग्री कितना बढ़ गया? 39.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसी प्रकार भेड़ का 39 था तो कितना हो गया? 40 हो गया, 1 डिग्री बढ़ गया। और घोड़े का 38 था तो 39 हो गया। और सुअर का 39.5 था तो कितना हो गया? 40। तो साथियों 1 मिनट में ये आपको याद हो जाएगा। क्रिटिकल तापमान, औसत तापमान, टेबल को देख के कन्फ्यूज नहीं होना है। क्रिटिकल तापमान 1 डिग्री अधिक है। सेल्सियस तापमान कितना? यदि सेल्सियस तापमान तो 1 डिग्री अधिक है, आपको बताना है। अब अपन बात करते हैं फ़ारेनहाइट पे। साथियों फ़ारेनहाइट को कुछ ही नहीं करना, आपको 2 डिग्री अधिक बताना। कितना? 2 डिग्री अधिक बताना। कैसे करोगे? ये कितना था? गाय का 101.5 था, अब इसको कर दो 103.5, 2 डिग्री अधिक कर दिया। ऐसे भैंस का 101.5 आपने बता दिया, 103.5 बता दिया। भेड़ का यदि आपको याद हो चुका है 102, तो आप 104 बताओगे। घोड़े का 100.5 तो 102। ध्यान रखना यहाँ घोड़ा ही एक ऐसा है साथियों जिसमें 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, ये केवल 102 हो रहा है, 0.5 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, घोड़ा इसमें अपवाद में आप याद कर सकते हैं। और फिर होता है सुअर का। सुअर का साथियों 103 हो गया, तो दो इसमें क्या हो रहा है? केवल एक ही हो रहा है, ये हो रहा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको आप इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए सेल्सियम को 1 ले लो, फ़ारेनहाइट को 2 अधिक ले लो, लेकिन इसमें 2 अपवाद रखो। घोड़े में कितना होगा? ये जैसे 100 था तो 102 तो हुआ, लेकिन 0.5 नहीं आएगा इसमें। और दूसरा सुअर में साथियों 103 हुआ तो ये 104 ही होगा, इसमें सुअर में केवल 1 ही होगा। तो इस बार इसको 2 अपवाद मानते हो, इसको फ़ौरन याद कर सकते हैं साथियों इस टेबल को। अब बात करते हैं अपन नाड़ी की गति पे चलते हैं साथियों। ठीक, अब नाड़ी की जो गति है जो प्रति मिनट में आएगी साथियों। अब बात करें गाय की, तो साथियों अभी तक जो अपन गाय और भैंस की बात कर रहे थे, इन दोनों का सेल्सियम भी समान था, फ़ारेनहाइट भी समान था, इधर भी सेल्सियम समान था और फ़ारेनहाइट भी समान था। लेकिन अब हम बात करेंगे जब नाड़ी की गति और श्वसन गति की बात करेंगे, तो ये दोनों समान नहीं होंगे साथियों। क्या नहीं होंगे? दोनों समान नहीं होंगे। तो अब चलते हैं गाय। गाय में है साथियों 40 से 50 ठीक प्रति मिनट कितनी होती है श्वसन, ये है नाड़ी की गति कितनी है 40 से 50। भैंस में थोड़ी सी ज़्यादा ये कम हुई 40 से 45 हो गई। भैंस में कितनी हो गई? 40 से 45। अब भेड़ की बात करें तो 70 से 80 प्रति मिनट है। साथ इनको नोट कर लो आप, 70 से 80। और घोड़े की होती है 32 से 40। और सुअर की कितनी होगी साथियों? सुअर की होती है 60 से 80। इस प्रकार से नाड़ी की गति प्रति मिनट होगी साथियों, ये आपको रटना ही पड़ेगा। गाय की 40 से 50, भैंस की 40 से 45, भेड़ की 70 से 80, घोड़े की 32 से 40 और सुअर की 60 से 80। अब हम बात करेंगे श्वसन गति की। तो गाय की कितनी होगी साथियों? 20 से 25, भैंस की हो गई 16 से 18, भेड़ की हो गई 12 से 20, घोड़े की हो गई 8 से 16 और सुअर की हो गई 8 से 18। तो साथियों इस टेबल को आप नोट कर लें और लिख लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें से 1 या 2 MCQ तो आएंगे आपके, और हो सकता है इसमें से जो MCQ आएगा वो आपको मैचिंग वाला आ जाए, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको औसत तापमान याद हो गया तो क्रिटिकल 2 सेकंड में याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा टॉपिक अपना साथियों, नाड़ी की गति जिन धमनियों के आधार पर ज्ञात की जाती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये कुछ पशु दिए गए हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी और सूअर। जब आपसे पूछा जाए कि गाय और भैंस में, ठीक है, जो नाड़ी की गति
जो जो धमनी में जो नाड़ी की गति मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? गाय भैंस में आपको बताना है, ये मापी जाती है मध्य कॉक्सिजियम धमनी होती है। और जब ये आपसे पूछा जाए ये कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है पूंछ के अधर भाग में पाई जाती है। कहाँ? पूंछ के अधर भाग में। ये दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो इसको ध्यान रखना। गाय और भैंस में इसमें नाड़ी की गति नाप करने के लिए मापते हैं, उसको कौन सी धमनी काम में ली जाएगी, तब साथियों आपको बताना है मध्य कॉक्सिजियम धमनी काम में ली जाएगी। और ये कहाँ पाई जाती है? पूंछ के अधर भाग में पाई जाती है गाय और भैंस में। अब बात कर रहे हैं घोड़े से। घोड़े के लिए साथियों आती है फेशियल धमनी। क्या है? फेशियल धमनी। जैसे उसके नाम से ये है फेस, अर्थात चेहरे पर। ये कहाँ पाई जाती है? चेहरे पे पाई जाती है, उससे नाड़ी की गति नापी जाएगी घोड़े में। अब बात करते हैं भेड़ और बकरी की। भेड़ और बकरी की नापने के लिए साथियों फेमोरल धमनी। कौन सी? फेमोरल धमनी। साथियों ये ध्यान रखना, फेशियल और फेमोरल दोनों में अंतर है। ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। जब भेड़ और बकरी की बात करें तब आपको बताना फेमोरल धमनी। ठीक है। जब आपसे ये पूछा जाए कि फेमोरल धमनी कहाँ पाई जाती है, आप बताओगे टांग के बीच में अंदर की तरफ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग के बीच में अंदर की तरफ भेड़ और बकरी में पाई जाती है। अब बात करते हैं सूअर की। साथियों सूअर की जो होती है ना, नाड़ी की गति फिक्स नहीं होती है, एक कोई धमनी नहीं होती है जिससे कि ये पता किया जा सके कि इसकी गति कितनी होगी, नाड़ी गति। इसलिए इसको संपीडनीयता अवधि, उसकी संख्या, उसके गुण और नियमितता को देखकर मापी जाती है। इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन गाय भैंस, घोड़ा और भेड़ और बकरी की ये धमनियाँ होती है, जिससे कि गाय भैंस मध्य कॉक्सिजियम, घोड़े की फेशियल और भेड़ बकरी की फेमोरल धमनी होती है। साथियों इस टेबल को भी आप नोट कर लो। अब हम बात करेंगे साथियों स्वस्थ एवं रोगी पशु के महत्वपूर्ण लक्षण क्या होंगे। साथियों बहुत से लक्षण होते हैं, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो लक्षण होते हैं वही किए, ये स्वस्थ के और ये रोगी के। तो सबसे पहला है, इसके नथुने होते हैं वो क्या होंगे? नम होंगे, जबकि इसके नथुने शुष्क होंगे। आपके ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन होंगे ना, तो उसको ध्यान से रखना। नथुने क्या होंगे? नम। इसमें क्या होंगे? शुष्क होंगे। अगला है, इसमें पेशाब का रंग हल्का पीला होगा। ध्यान रखना, हल्का पीला, यहाँ गहरा पीला। ये बस ये इतना ही अंतर होता है कि यदि गहरा शब्द आ गया तो मतलब पशु क्या? अस्वस्थ है, और हल्का आ रहा तो मतलब स्वस्थ है। ये ध्यान रखना साथियों। ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूज हो सकता है, किया जा सकता है। तीसरा, इसमें शरीर का तापमान क्या होगा? सामान्य रहेगा। भाई पशु स्वस्थ है तो बिल्कुल सामान्य रहेगा। और इसमें क्या होता है? सामान्य से अधिक या कम होगा। यदि वह रोगी होगा या तो वो सामान्य से अधिक हो जाएगा या कम होगा। इसी प्रकार साथियों नाड़ी की गति भी इसमें क्या होगी? सामान्य रहेगी। और पशु बीमार होगा तो सामान्य से अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगले चलते हैं, स्वभाव में सामान्यता से भिन्नता नहीं होती। कहने का मतलब वो जिसका जैसा स्वभाव हो वो वैसा ही रहेगा, कोई भिन्नता आपको नहीं दिखेगी। और इसमें क्या होगा? स्वभाव सामान्य नहीं रहेगा। ये भी साथियों एक इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसको भी आप देख लो ढंग से। अगला है, ये स्वस्थ पशु जो होता है रेवड़ में रहता है, जुगाली भी करता है, दुग्ध उत्पादन इसका क्या होता है? सामान्य रहता है। और यदि वो अस्वस्थ होगा, रेवड़ में नहीं रहेगा, जुगाली भी बंद कर देगा और दुग्ध उत्पादन सामान्य नहीं रहता है। ये स्वस्थ एवं रोगी पशु के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण थे साथियों, जो हमने आपको बता दिए हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं साथियों। अगला पॉइंट है, आहार में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ। जो पशु को आहार देते हैं, चारा देते हैं, उसमें कौन कौन से विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, इसको साथियों इसमें कुछ विषैले पदार्थ के नाम है। सबसे पहले अपन बात करते हैं साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड। क्या है? साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड। ये किस में पाया जाता है साथियों? ज्वार के धुरीन में पाया जाता है। इसका अन्य विवरण पर चर्चा करेंगे। ये हाइड्रोसाइनिक अम्ल बनता है। इससे क्या, कौन सा अम्ल बनता है? हाइड्रोसाइनिक अम्ल बनेगा। और जब ये 0.3% से अधिक नहीं होना चाहिए, इसकी मात्रा 0.3% से अधिक नहीं होने चाहिए। तो अगला है साथियों गोसीपोल। गोसीपोल ये क्या है? एक विषैला पदार्थ होता है। ये कहाँ, किस में पाया जाता है? बिनोला की खल में पाया जाता है। बिनोला की खल में पाया जाता है।
ये साथियों एरोमेटिक एलाइड होता है। क्या होता है? एरोमेटिक एलाइड होता है। ये मुर्गियों के आहार में 0.015% से अधिक होने पर यह क्या होगा? हानिकारक हो जाएगा। तीसरा साथियों है अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन साथियों कहाँ पाया जाता है? मूंगफली के खल में पाया जाएगा। चौथा होता है साथियों कीटनाशी दवाएँ होते हैं, जैसे कि मिथाइल पैराथियान, इंडोसल्फान। ये कीटनाशक दवाइयाँ होती है जिससे कि पशु को नुकसान होता है, विषैले होते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे कि गोसीपोन पूछा जाए तो ये बिनोला की खल में पाया जाएगा। साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड पूछा जाए, ज्वार के धुरीन में पाया जाएगा। अफ्लाटॉक्सिन पूछा जाए तो आपको बताना है मूंगफली की खल में पाए जाएंगे साथी। अगला क्वेश्चन, अगला अपना जो टॉपिक है वो है साथियों पशु की बीमारियों का वर्गीकरण। साथियों ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इसके अंदर, ठीक है। अब पशु की बीमारियों को वर्गीकरण। साथियों पशु की बीमारी को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कारक के आधार पर। क्या है? कारक के आधार पर बांटा गया है। दूसरा साथियों बांटा गया है इसको पीड़ित अंगों के आधार पर। तीसरा प्रकोप एवं अवधि के आधार पर। चौथा विभाजन के आधार पर। और पांचवा है आरंभ होने के आधार पर। इस प्रकार से रोगों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला चलते हैं कारक के आधार पर। साथियों कारक के आधार पर कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। पहला है कंटेजन, जिसे कहते हैं संसर्ग रोग। दूसरा इन्फेक्शन, जिसे कहते हैं संक्रामक रोग। तीसरा होता है अन्य रोग। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया। जब आपसे पूछा जाए कंटेजन या संसर्ग रोग पूछा जाए तो आपको बताना ऐसे रोग जो छूत से फैलते हो, ठीक है। होने वाले रोग जैसे पशु प्लेग, गलघोटू, खुरपका, मुंहपका और जहरबाद, ये चारों उदाहरण आप ध्यान रखना। पशु प्लेग, गलघोटू, खुरपका, मुंहपका और जहरबाद, ये सभी क्या है? छूत वाले रोग होते हैं, जो जिन्हें संसर्ग रोग भी कहते हैं। हो सकता है ऑप्शन में आपको संसर्ग रोग नहीं लिखा है, कंटेजन आ जाए, तो आपको ध्यान रखना ये कारक के आधार पर है। दूसरा है साथियों इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अर्थात संक्रामक रोग जो संपर्क में आने से फैलते हैं, जैसे कोई भी जीवाणु, विषाणु, परजीवी से फैलते हैं, जैसे माता रोग। ये माता रोग इसका उदाहरण है इन्फेक्शन के लिए। तीसरा साथियों अन्य रोग। अन्य रोग साथियों होते हैं पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, जैसे चयापचय जन्य रोग, एलर्जी रोग, विषाक्त रोग। ये सारे क्या होते हैं? अन्य रोग में आएंगे। ये सब कारक के आधार पर होते हैं। उदाहरण के लिए साथियों जैसे पोषक तत्व की कमी से, जैसे कैल्शियम की कमी से अस्थि वक्रता नामक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अस्थि वक्रता नामक हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा। जब चयापचय रोग से क्या होता है साथियों? कीटोसिन और दुख ज्वर और मिल्क फीवर, ठीक है। जब भी पूछा जाए कि आपको चयापचय रोग में कौन कौन से उदाहरण बताइए, तो कौन कौन से आप बताएंगे? कीटोसिस, दुख ज्वर और मिल्क ज्वर। अब एलर्जी में साथियों खुजली और चर्म रोग आ जाएगा। और विषाक्त में साइनाइड और नाइट्राइट विषाक्त होते हैं। इस प्रकार से कारक के आधार पर जब भी आपसे पूछा जाए तो साथियों इसको आपको ध्यान रखना 3 भागों में बांटा गया है इसको, कंटेजन, इन्फेक्शन और अन्य रोग। और अन्य रोग कंटेजन में साथियों उदाहरण जो छूत वाले रोग होते हैं, आपको उदाहरण बता दिया हमने, पशु प्लेग, गलघोटू, खुरपका, जहरबाद। इन्फेक्शन जो संपर्क में आने से होता है, जो जीवाणु परजीवी से फैलते हैं, जैसे कि माता रोग उदाहरण हो गया। तीसरा अन्य रोग जो पोषक तत्व की कमी से होते हैं, चयापचय रोग भी इसमें आता है, एलर्जी रोग और विषाक्त रोग इसमें आते हैं। ये उदाहरण साथियों जो हमने इसमें दे रखे हैं, ये आप नोट कर लेना। पोष जैसे कैल्शियम कमी से अस्थि वक्रता, ए की कमी से रतौंधी। चयापचय रोग के साथियों उदाहरण है कीटोसिन, दुख ज्वर, मिल्क फीवर, ठीक। एलर्जी, खुजली और चर्म रोग, विषाक्त, साइनाइड और नाइट्राइट। इस प्रकार के ये इसके उदाहरण हैं। ये हो गए कारक के आधार पर। अब हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक है इसका पीड़ित अंगों के आधार पर। इसका वर्गीकरण किया गया 2 भागों में। पहला लोकल, दूसरा जनरल, अर्थात स्थानीय रोग और दूसरा साधारण रोग। इसको 2 भागों में बांटा गया, स्थानीय और साधारण रोग। इन दोनों की परिभाषा ध्यान रखना। एक समय में एक खास भाग को ही प्रभावित करे। लोकल रोग कौन सा होता है? जो पशु को एक समय में एक खास भाग को ही प्रभावित करते हो। जैसे कि इसके उदाहरण कौन से हो गए, ये नोट कर लो। हार्निया, थनैला और फोड़ा, ये इसके उदाहरण होते हैं। इस प्रकार के रोग होते हैं हार्निया, थनैला। जब आपसे पूछा जाए हार्निया, थनैला और फोड़ा रोग,
किस रोग इसको कौन से रोग में वर्गीकरण किया गया, आप बताओगे। पीड़ित अंगों के आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया, और ये किस में आता है, लोकल या स्थानीय रोग में आता है। जब आपसे पूछा जाए कि स्थानीय या लोकल रोग किसको कहते हैं, तो वे रोग जो एक समय में एक खास भाग को प्रभावित करे। दूसरा बात करते हैं अपन जनरल अर्थात साधारण रोग, जो विभिन्न भागों में हो तथा कभी कभी पूर्ण शरीर पर भी दिखाई देता हो, प्रारंभ हो जाता हो, प्रभावित करता हो। साधारण रोग कौन से होंगे, जो जो विभिन्न भागों में हो तथा कभी कभी पूर्ण शरीर पर प्रभावित करता हो, जैसे कि इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इसका उदाहरण हो गया। तीसरा चलते हैं साथियों, प्रकोप एवं अवधि के आधार पर। तीसरे पॉइंट को साथियों 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पर एक्यूट, सबसे इम्पोर्टेंट है ये पर एक्यूट। दूसरा एक्यूट, तीसरा सब एक्यूट, चौथा है क्रॉनिक या चीरकालीन रोग। अब साथियों एक्चुअली क्या है कि आपको ये ध्यान होगा अति उग्र रोग, उप उग्र रोग और चीरकालीन रोग। लेकिन हो सकता है ऑप्शन में ये हिंदी में नाम ना आकर के इनका इंग्लिश में नाम आ जाए। इनका नाम आ सकता है पर एक्यूट। पर एक्यूट का आपका अर्थ लगाना अति उग्र रोग। अब एक्यूट आ गए तो उग्र रोग, और सब एक्यूट आ गए तो उप उग्र रोग, और क्रॉनिक अर्थात चीरकालीन रोग। तो ये साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रकोप जिसको बांटा गया प्रकोप में अवधि के आधार पर। अब पहले ही पे चर्चा करते हैं पर एक्यूट, जिसे कहते हैं अति उग्र रोग, अर्थात जो अचानक आक्रमण करे और लक्षण स्पष्ट न हो। जब आपसे पूछा जाए कि ऐसा रोग जो अचानक आक्रमण भी करता है और लक्षण भी उसके प्रकट नहीं होंगे, तो उससे कहेंगे अति उग्र रोग। इसका उदाहरण है एंथ्रेक्स रोग। ये नोट कर लो साथियों, क्या होगा, एंथ्रेक्स रोग। अब अगले में चलते हैं। दूसरा है एक्यूट। एक्यूट को कहते हैं उग्र रोग, जो अचानक तेज़ी से फैलेंगे और जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। ठीक, यहाँ तो ऊपर वाले में क्या होता है, अति उग्र में तो अचानक तो फैल रहे हैं लेकिन लक्षण प्रकट नहीं हो रहे। यहाँ कह रहे हैं अचानक फैल रहे हैं लेकिन जल्दी समाप्त नहीं हो जाए, अर्थात उसके लक्षण दिख रहे हो और जल्दी समाप्त नहीं हो, उसे कहेंगे अपन गलघोटू और लंगड़ी रोग इसमें आते हैं साथियों। तीसरा सब एक्यूट, इसको कहते हैं उप उग्र रोग, जो अचानक तेजी से और लंबी अवधि तक रहे। ठीक है, यहाँ देखो साथियों, यहाँ तो क्या हो रहा है, ये तो अचानक आ रहे हैं और लंबी अवधि तक रह रहे हैं। यहाँ अचानक आ रहे हैं लेकिन जल्दी ही समाप्त हो रहे हैं। ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे, ये लंबी अवधि तक रहेंगे। तो इसका उदाहरण हो गया खुरपा का रोग। चौथा है क्रॉनिक, जिसको कहते हैं चीरकालीन रोग, जो धीरे धीरे आए और लंबे समय तक चले, जैसे क्षय रोग। तो साथियों वापस बता देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जब भी आपसे पूछा जाए पर एक्यूट या अति उग्र रोग कौन से होते हैं, जो अचानक आक्रमण करे और लक्षण प्रकट न हो, उसे कहते हैं जैसे कि एंथ्रेक्स रोग। जब एक्यूट रोग पूछा जाए अतः उग्र रोग, जो अचानक तेजी से तो फैले लेकिन जल्दी ही समाप्त हो जाए, फैले और जल्दी समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं गलघोटू और लंगड़ी रोग, इसमें आता है। तीसरा है सब एक्यूट अतः उप उग्र रोग, जो अचानक तेजी से और लंबी अवधि तक रहे, वो है खुरपा का रोग। चौथा है साथियों क्रॉनिकल अतः चीरकालीन रोग, जो धीरे धीरे आए और लंबे समय तक रहे, जैसे क्षय रोग। अब अगला है साथियों चौथा है विभाजन के आधार पर। साथियों विभाजन के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया। कितने, 6 भागों में बांटा गया। तो पहला है एजीजूटिक। क्या है, एजीजूटिक, जिसे क्या कहते हैं, महामारी रोग कहते हैं। दूसरा एंजूटिक, इसको कहते हैं स्थानीय मारी रोग। तीसरा एक्जोटिक, विदेशी रोग। साथियों ये इंग्लिश वाले शब्द जरूर याद रखना आप, क्योंकि आपके क्या कि करीब 17 लाख स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म भरे, तो उनको क्या है कि अगर जैसे महामारी रोग दिया जाएगा तो ये सबको पता है, तो ये जल्दी पकड़ लेंगे। लेकिन जब आपको एजीजूटिक रोग दिया जाएगा तो आपको पता नहीं होगा, इसलिए हमने इंग्लिश शब्द मैंने पहले लिखे हैं आपके लिए, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन आपको ये वाला अच्छी तरह ध्यान रखना, एक्जीजूटिक रोग, एंजीजूटिक रोग, एक्जोजोटिक रोग और स्पिरेडिक रोग और पैंजूटिक रोग और इंडिजेनस रोग। ये साथियों आप नोट कर लो आराम से, और इस पर मैं एक एक चीज़ में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपन करेंगे एजीजूटिक रोग पर चर्चा करेंगे। एजीजूटिक रोग को क्या कहते हैं, महामारी रोग, जो एक साथ बड़े क्षेत्र में फैले महामारी। जैसे भी हाल में आपने देखा पशु में कौन सी रोग आई थी, लंपी रोग आया था, एक साथ फैल गया था। दूसरा है
एंजियोटिक अतः जो स्थानीय मारी रोग कहते हैं, क्या एंजियोटिक स्थानिक मारी रोग, जो विशेष नस्ल और जाति में फैलेगा। ठीक, एंजियोटिक रोग में क्या होगा, जो कि विशेष नस्ल या जाति में फैलेगा। तीसरा साथियों एक्जोटिक अतः इसको कहते हैं विदेशज रोग, जो विदेशी नस्लों के साथ आए, जो विदेशी नस्लों के साथ अपने देश में आते हैं उसे क्या कहा जाता है, एक्जोटिक बोल दो या विदेशज रोग कहते हैं, जैसे दक्षिणी अफ्रीका के अश्व रोग। चौथा है साथियों स्पोरेडिक अतः विकर्ण रोग, जो कभी कभी पशु में दिखे, या क्या ऐसा रोग जो कभी कभी पशु में दिखाई देता हो, इसे क्या कहोगे आप, विकर्ण रोग कहोगे। और स्पोरेडिक रोग कहोगे। इसको साथियों यंत्र तांत्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि यंत्र तांत्रिक रोग का उदाहरण क्या है, तो आप बताओगे रेबीज या पागलपन। रेबीज और पागलपन ऐसा होता है जो कभी कभी पशु में दिखता है। ठीक है, अगला है पैंजूटिक रोग, जो एक साथ किसी राष्ट्र में पशु की विभिन्न जातियों में फैले। ठीक, जो एक साथ आएंगे किसी राष्ट्र में और पशु की विभिन्न जातियों में फैल जाएंगे। अगला है साथियों इंडोजेनस अर्थात देशी रोग, जो एक राष्ट्र के जन्मजात जो रोग होते हैं वह साथियों इंडोजेनस रोग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से चौथा नंबर जो विभाजन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो 6 भागों में हो गया। पहला एजियोटिक, दूसरा एंजियोटिक, तीसरा एक्जोटिक, चौथा स्पोरेडिक, पांचवा पेंजियोटिक, छठा इंडिजेनस। ठीक है साथियों, पांचवा पॉइंट है आरंभ होने के आधार पर रोग किस प्रकार आरंभ होता है। सबसे पहले होता है हेरिडिटी अतः पैतृक रोग, दूसरा होता है कंजेनिटल जिसे कहते हैं जन्मजात रोग, तीसरा होता है एक्वायर्ड जिसे कहते हैं अर्जित रोग। इस प्रकार से साथियों इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। जब भी आपसे पूछा जाए हेरिडिटिक, कंजेनिटल और एक्वायर्ड रोग, ये तीनों रोग के कौन से वर्ग में आते हैं, तो आरंभ होने के आधार में आते हैं। ठीक, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। हेरिडिटी रोग पैतृक रोग जो माता पिता से संतान में आते हैं, जैसे मिर्गी और हीमोफीलिया। ये उदाहरण नोट कर लेना कि वहाँ आएगा मिर्गी और हीमोफीलिया कौन से वर्ग का उदाहरण है, तो आपको बताना है आरंभ होने के आधार पर, और वे से हेरिडिटी या पैतृक रोग भी कहते हैं। अगला है कंजेनिटल जिसे कहते हैं जन्मजात रोग, जो गर्भकाल में ही बच्चे में हो जाते हैं, जैसे फ्री मॉर्टिन और क्षय रोग। ध्यान रखना क्या, फ्री मॉर्टिन और क्षय रोग। तीसरा एक्वायर्ड या अर्जित रोग, जो वातावरण के प्रभाव से आते हैं, जैसे जैसे पशु बड़ा होता है उसको वातावरण से कोई बीमारियां फैलती हो वो इसमें आते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों ये 5 भागों में रोगों का वर्णन किया गया था। इसमें से 1 या 2 MCQ आने की फुल संभावना साथियों। अगला है साथियों सामान्य दवाइयों का विवरण। साथियों इसमें हमने आप देख रहे हैं जैसे इसमें अलग अलग हमने इसमें किया है, जैसे इसकी दवा का उल्लेख, रंग का उल्लेख, गंध का उल्लेख, विशिष्ट गुण, भौतिक गुण, घुलनशीलता और अन्य विवरण इसमें हमने दिया साथियों। ये एक टेबल बनाई है साथियों। तो इसमें सबसे पहले अपन जो काम में आती है, सबसे पहले आती है लाल दवा। तो लाल दवा को साथ तो क्या कहते हैं अपन, पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, KMnO4 होता है। ठीक है, आप रंग की बात करते हैं साथियों, इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, लेकिन पानी में घुलने पर गुलाबी हो जाता है। जब आपसे पूछा जाए कि पानी में घुलने पर जिसका रंग गुलाबी हो जाता है वह दवा कौन सी है, तब आप बताओगे लाल दवा होती है। ठीक, जब इसका ये पूछे कि लाल दवा की गंध कैसी आती है, तो आपको बताना साथियों तीखी गंध आती है। ठीक है, इसके विशिष्ट गुण क्या होते हैं, एक आयरन की कमी को पूरा करता है, ये जीवाणुनाशक होता है और एनीमिया को भी रोकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके घनत्व की। इसका घनत्व साथियों 1.2 से 1.5 ग्राम या मिलीग्राम होता है। इसका क्वथनांक 150 से 200 डिग्री सेल्सियस होता है और पिघलने का बिंदु होता है 40 से 50 डिग्री होता है साथियों। घुलनशीलता, ये साथियों पानी में तो घुलनशील होता है और एल्कोहल और ईथर में कम घुलनशील होता है। पानी में तो घुल जाएगा और एल्कोहल और ईथर में कम घुलेगा। अन्य विवरण साथियों, ये एंटीसेप्टिक या जीवाणुरोधक दवाई भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगला चर्चा करते हैं अपन फिनाइल पे। फिनाइल को साथियों रासायनिक सूत्र होता है C6H5। ये गहरा तंबाकू, जब पूछा जाए आपको गहरा तंबाकू जैसा रंग किसका होता है, फिनाइल का।
या इसको कहते हैं ब्राउन रंग किसका होता है, फिनाइल का कहते हैं, ठीक। और पानी में सफ़ेद रंग, यहाँ ध्यान रखना, जब फिनाइल को पानी में डालते हैं तो आप देखना घर पे जो फिनाइल होती है उसको डालोगे तो सफ़ेद रंग हो जाता है। इस प्रकार लाल दवा को पानी में डाल दोगे तो गुलाबी हो जाएगा। और जब नॉर्मल फिनाइल का रंग पूछा जाए तो गहरा तंबाकू होता है, ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। इसके ये क्या होता है, इसमें कौन सी गंध आती है, विशिष्ट गंध आती है, विशिष्ट गंध आती है। दूसरा, इसमें क्या, ये दर्द निवारक, जीवाणुनाशक, घाव साफ करने में और सूजन कम करने में आती है। इसका घनत्व साथियों, वैसे तो आपको ये घनत्व डिग्री सेल्सियस में याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, 0.95 से 1.05 होता है। क्वथनांक 200 से 205 होता है। पिघलने का बिंदु साथियों 20 से 25 होगा, डिग्री सेल्सियस होगा। ये साथियों पानी, ये भी साथियों पानी में तो कम घुलनशील होगी, एल्कोहल ईथर में घुलनशील होगी। इसको भी एंटीसेप्टिक कहते हैं और जीवाणु रोधक कहते हैं। अगला है साथियों, बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन के जब आपसे पूछा जाए रंग कैसा होता है तो आपको बताना बैंगनी या काला रंग। जब भी पूछा जाए बैंगनी या काला रंग कौन सी दवा का होता है, आपको बताना है आयोडीन का। इसमें कौन सी गंध आती है साथियों, विशेष गंध आती है। यह भी जीवाणु नाशक होता है, फंगस नाशक होता है, वायरस नाशक होता है, सूजन को कम करता है, घावों को कम करता है। इसका घनत्व साथियों होता है 4.9 से 5.1, कवथांक 184 से 3 और पिघलने का बिंदु 113.5 होता है। यह भी साथियों पानी में कम और एल्कोहल ईथर में अधिक होती है। यह भी एंटीसेप्टिक और जीवाणु रोधक दवा होती है। अब बात करेंगे अपन साथियों अरंडी के तेल की बात करेंगे। अरंडी का तेल साथियों, इसका रंग कैसा होता है, हल्का सफ़ेद, गहरा हरा या भूरा। जब भी ऐसी चीज़ आए तो अरंडी का तेल होगा। यह भी जीवाणुनाशक, फंगस नाशक, वायरस नाशक, सूजन कम, घावों के काम होता है। इसका घनत्व 0.9 से 1.0 होता है। क्वथनांक 200 से 220 और कितने डिग्री सेल्सियस होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम है ये, कितना, सबसे कम 10 डिग्री सेल्सियस केवल इसी का, यह अरंडी का तेल का। इसमें साथियों पानी कम, एल्कोहल ईथर में घुलनशील होती है। परगटिव या मधुरेचक या कब्ज। अब साथियों ये पूछा जा सकता है कि इनमें से परगटिव दवा कौन सी है, तो आपको बताना अरंडी का तेल। जब ये आपसे पूछा जाए मधुरेचक दवा कौन सी है, तब आपको बताना अरंडी का तेल। जो कब्ज में काम आती है, अरंडी का तेल। अगला है साथियों मैक्सेल, मैग्नीशियम सल्फेट। ये इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, जो कि ठोस होता है। स्वाद कैसा होता है, इसका कड़वा होता है। यह भी साथियों जीवाणुनाशक में, सूजन कम में, मांसपेशियों काम में आती है, को आराम देने के, घाव को साफ करने काम में आती है। इसका घनत्व साथियों 2.66 होता है। क्वथनांक 3180 होता है। डिग्री सेल्सियस पिघलने का 1124 होगा। यह साथियों पानी में तो घुलनशील होती है और एल्कोहल ईथर में कम होगी। ये भी परगटिव या मधुरेचक दवा मैक्सेल, जब मैक्सेल और अरंडी का तेल, ये दोनों परगटिव होती है। अगला है फिटकड़ी, जिसे ये एल्यूमिनियम सल्फेट से बनती है साथियों। इसका रंग सफ़ेद या गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग होता है। जब आपसे पूछे सफ़ेद रंग हो या हल्का गुलाबी रंग हो तो फिटकरी कहोगे। कसेला स्वाद, साथियों स्वाद ध्यान रखना इनका। यहाँ जैसे इसमें कसेला स्वाद आ रहा है, इससे पहले कड़वा स्वाद आया था, और इससे पहले अपन ने एक बताया था तीखा स्वाद। तीखा लाल में आएगा, इनको नोट कर लेना साथियों इस टेबल को। मैग्नीशियम का कड़वा आएगा और फिटकरी का कसेला आएगा, ठीक है। और ये जीवाणुनाशक, फंगस नाशक, वायरस नाशक, सूजन कम, घावों में कम आता है। घनत्व 2.71, क्वथनांक 1500 और पिघलने का बिंदु 770 डिग्री होगा। ये भी साथियों पानी में घुलनशील होती है, एल्कोहल ईथर में कम होगी। अस्ट्रीजेंट, अब साथियों ये है, जब आपसे पूछा जाए अस्ट्रीजेंट या स्तंभक या बहते रक्त को रोकने वाली दवा कौन सी है, आपको बताओगे फिटकरी। इसमें से अब क्या इंग्लिश में जब आपसे पूछा जाएगा अस्ट्रीजेंट दवा कौन सी है इसमें से, तब आपको फिटकरी बताना साथियों। अगला है साथियों सुहागा, जिसको बोरेक्स भी कह सकते हैं। क्या, बोरेक्स भी कह सकते हो। ये सफ़ेद रंग होता है और ठोस होता है। यह भी साथियों जीवाणुनाशक, फंगसनाशक, वायरस नाशक, सूजन कम, घाव को कम करती है। ये सब सेम होती है। अगला घनत्व 2.35 होता है। क्वथनांक 1575 और पिघलने का बिंदु 741। ये पानी में घुलनशील, एल्कोहल ईथर में कम घुलनशील होती है। अगला साथियों नीलो तोता। यह जैसे कि नाम से पता आपको, नीला तोता किस नीले रंग का होगा, लेकिन ठोस, कड़वा स्वाद ध्यान रखना साथियों। कौन सा होता है, कड़वा होगा।
ये भी साथियों जीवाणुनाशक, फंगस नाशक, वायरस नाशक, सूजन कम, घावों को कम करती है। इसका घनत्व साथियों 1.5 से 2.0, क्वथनांक 300 से 350, पिघलने का बिंदु 100 से 120। ये पानी में कम, एल्कोहल में अधिक होती है। अब ये इम्पोर्टेंट है, एंथेलिम्निटिक या कृमिनाशक दवा इनमें से कौन सी आपको बताना है? नीलाथोथा। ठीक है, एंथेलिम्निटिक पूछा जाए तो नीलाथोथा, या कृमिनाशक पूछा जाए तो आपको नीलाथोथा बताना है। अब अगला है गंधक। गंधक बोल दो चाहे इसको सल्फर बोल दो। ये पीले रंग का होता है जो भी ठोस होगा। इसमें कौन सी गंध आएगी? विशेष गंध आएगी। ये भी साथियों क्या होता है? जीवाणुनाशक, फंगस नाशक, वायरस नाशक, सूजन कम, घाव को कम करेगा। इसका घनत्व 2.07, क्वथनांक 4.6, पिघलने का बिंदु 115.21 होता है। इसमें साथियों क्या होता है? पानी कम घुलता है, एल्कोहल इत्र में घुलनशील होता है, खुजली के काम में आती है ये गंधक और सल्फर। अगला है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल साथियों रंगहीन होता है। ये एक इम्पोर्टेंट है साथियों। क्या है? इसको जब पूछा जाए निम्न में से कौन सी दवा रंगहीन होती है तो आपको बताना तारपीन का तेल। इसमें विशेष गंध आएगी। जीवाणुनाशक, फंगस नाशक, वायरस नाशक, सूजन कम, घाव को ये कम करती है। इसका घनत्व साथियों होता है 0.85 से 0.90, क्वथनांक 204 से 212, पिघलने का बिंदु 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पानी में कम, एल्कोहल ईथर में घुलनशील होती है। इसको मर्धन तेल भी कहते हैं, अर्थात मालिश के काम आने वाला तेल। कपूर। कपूर का रंग साथियों वैसे आपको पता ही है, सफ़ेद रंग का होता है वो। इसमें विशेष गंध होती है लेकिन हवा में गैस में बदल जाता है। निम्न में से ऐसी दवा जो कि हवा में गैस में बदल जाती है, ये किसकी विशेषता है? तो आपको बताना कपूर की। किसकी? कपूर की, जो हवा में गैस के रूप में बदलने वाली। निम्न में से कौन सी दवा? कपूर। साथियों ये वही काम करती है, जीवाणुनाशक, फंगस नाशक, वायरस नाशक, सूजन और घावों को कम करती है। इसका घनत्व 0.99 होता है, क्वथनांक 204, पिघलने का बिंदु 176 से 179 होगा। पानी में कम घुलनशील और एल्कोहल ईथर में अधिक घुलनशील हो जाती है साथियों। अगला साथियों कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड साथियों कौन से रंग का होता है? सफ़ेद रंग का, सुई की आकृति का। साथियों इसकी जो विशेषता हमने बोल्ड कर रखी है, जितने भी बोल्ड किए वो अच्छी तरह आप नोट करना। सुई की आकृति में कौन सी दवा पाई जाती है? आपको बताओगे कार्बोलिक एसिड। ठीक है, आप चलते हैं इसका घनत्व की 1.07 होगा, क्वथनांक 181.7, पिघलने का बिंदु 40.5 डिग्री होता है। पानी में कम घुलनशील होता है, एल्कोहल ईथर में घुलनशील होता है। अब लास्ट बचा है साथियों चूना, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये सफ़ेद रंग का होगा, छूने पर चिकना, जब उसको छूते हैं तो चिकना महसूस होगा, वो कौन सी है? चूना कहे हुए। ठीक है, ये कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। एक क्या है? एक विशेषता ये भी है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका घनत्व 13.3 से 3.4, क्वथनांक 28-50, पिघलने का बिंदु 25-72 और पानी में घुलनशील और एल्कोहल ईथर में कम घुलनशील होता है। साथ ही ये दवाई को मैंने थोड़ा जल्दी लिया है क्योंकि आपका वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है। ज़्यादा अधिक लंबे होने पर आप सभी वीडियो देखेंगे भी नहीं, इसलिए फास्ट गति से लिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके इस वीडियो को अपन विराम देंगे। सबसे पहला है, जब पशु स्वस्थ दशा से विचलित हो जाए तो उस अवस्था को बीमारी या रोग कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बीमारी और रोग किसे कहते हैं। जब पशु स्वस्थ दशा से विचलित हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? बीमारी या रोग कहेंगे। नाड़ी की दर हृदय गति की दर को परिलक्षित करती है तथा नहीं भी करती है। साथियों ये कथन निष्कर्ष वाला MCQ बन सकता है कि नाड़ी की दर हृदय गति की दर को परिलक्षित करती है। दूसरा आ सकता है नाड़ी की दर हृदय गति की दर को परिलक्षित करती है तथा नहीं भी करती है, तो आपको ये वाला ऑप्शन बताना है। दूसरा है साथियों, गर्भावस्था एवं तरुण अवस्था में पशु के शरीर का तापमान सामान्य से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर चला जाता है। कितना? जब गर्भावस्था का हो या तरुण अवस्था होती है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर चला जाएगा। अत्यधिक वातावरण में तापमान के कारण शरीर का तापमान 3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। फीताकृमि एवं एस्केरिस ये आंतरिक परजीवी होते हैं। जब फीताकृमि एस्केरिस क्या होता है? आंतरिक। जू एवं किलनी ये बाह्य परजीवी होते हैं। साथियों श्वसन के 3 भाग होते हैं जिसको बांटा गया उच्छ्वास, निश्वास और विश्राम। ठीक है साथियों, अधिक जानकारी के लिए साथियों आप प्ले स्टोर से वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।